हाँ भाई, नमस्कार विद्यार्थियों। काव्य क्लासेस गुना के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का मैं प्रमोद कुमार हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। सभी विद्यार्थी जुड़ गए हैं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। राज साहब बरेला कह रहे हैं चरण ईश्वर सर जी आशीर्वाद बेटा, गुड इवनिंग सभी। गुड इवनिंग, हाँ आ जाइएगा। चलिए, कल अपन 50% का आदिकाल के बारे में अपन बात कर रहे थे और 50 प्रश्नों का सॉल्यूशन अपन देख चुके हैं। एमपी टेट वर्ग 2 पात्रता परीक्षा हिंदी टेस्ट पहला जो आपके एप्लीकेशन पर टेस्ट हो चुका है उसका सॉल्यूशन अपन देख चुके हैं। पहला जो आपका टेस्ट हुआ है उसमें कितने प्रश्नों का, 50 प्रश्नों का व्याख्यात्मक हल अपन देख चुके थे कल पिछली कक्षा में। यहां पर अपन बात करेंगे प्रश्न संख्या 51 से लेकर के 100 तक। प्रश्न संख्या 51 से लेकर के 100 तक यहां पर बात करेंगे अपन। एक चीज आपको और ध्यान रखना है कि जैसे पहला ही टेस्ट हुआ, बच्चे इस चीज को लेकर के परेशान हो गए कि सर पीडीएफ निकलवाएंगे, पीडीएफ क्या। अब देखिएगा बच्चा, एक एक टेस्ट हो रहा है, जैसे एक टेस्ट आपका कल रहेगा, एक दिन छोड़कर एक टेस्ट फिर रहेगा, तो आप रोज रोज पीडीएफ निकलाने जाओगे और फिर आप क्या सोच रहे हो कि हम पीडीएफ निकला करके इतना समय नहीं बच रहा है। आपके लिए इतना समय नहीं बच रहा है कि आप अभी पढ़ लिया, इस पर ही पूरा फोकस करो, यहां से जितना ज्यादा याद हो सके याद कीजिएगा, फिर संपूर्ण टेस्ट हो जाएंगे ना। तो संपूर्ण टेस्ट की पीडीएफ आप एक साथ ले लीजिएगा। पीडीएफ तो आपको मिल जाएगी, ये भी मिल जाएगी। अभी ये सॉल्यूशन कर रहे हैं, ये भी पीपीटी आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। या फिर अपन बात करें जो टेस्ट पेपर आपके हो रहे हैं, वह जो आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है वहां भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। लेकिन आप रोज रोज ऑनलाइन वाले की दुकान पे जाकर, जेरोक्स की दुकान पे जाकर के पीडीएफ निकलवाओगे तो पढ़ोगे कब फिर आप। तो सबसे बढ़िया है कि आप सॉल्यूशन देखिएगा अच्छी तरह से, फिर बाद में समय बचता है तो उसकी पीडीएफ आपको लेना चाहिए, फिर जैसी आपकी इच्छा है, जो भी आपकी इच्छा है। चलिएगा, ये रहा पहला प्रश्न। आज थोड़ा यदि आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है तो वर्तिका क्लासेस ऐप को आपको डाउनलोड करना होगा, वर्तिका क्लासेस ऐप। और इसमें प्रक्रिया दे रखी है, टेस्ट सीरीज आप यहां से ज्वाइन कर सकते हो। एमपी टेट वर्ग 2 हिंदी टेस्ट सीरीज। अब देखो ये एमपी टेट का इसका टैग लगा दिया है, एमपी टेट का। नहीं तो आप देखिएगा आदिकाल जहां जहां भी आएगा, आदिकाल की बात करें, जिन जिन भर्ती परीक्षाओं में आदिकाल पूछा जाएगा प्रश्न यहीं से आना है। या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा, वही आदिकाल है। 0 से 100 तक आपको पढ़ना है, एक बार हिंदी को आत्मसात करना है। आदिकाल की बात कर रहे हैं। चलिए, ये रहा 51वां प्रश्न। अब आप देखिएगा, ये जो टाइप करवाए हैं, जो पीपीटी बनवाई है, इसमें थोड़े प्रश्न आगे पीछे हो गए हैं। टेस्ट में वो क्रम नहीं है, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखिएगा, टेस्ट में तो जो आप टेस्ट की पीडीएफ लोगे, टेस्ट की पीडीएफ में तो क्या होगा कि 1 से लेकर 100 तक प्रश्न आएंगे, फिर एक एक प्रश्न का उत्तर लिखकर आएगा। जैसे पहले में जैसे स सही है तो स में क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ तो समस्या नहीं है। टेस्ट की पीडीएफ में 1 से 100 तक प्रश्न रहेंगे और अंत में उत्तर आंसर की रहेगी, और आंसर की भी मतलब कौन सा विकल्प में क्या लिखा है वह रहेगा। तो पीपीटी में थोड़ा प्रश्नों का क्रम आगे पीछे हो सकता है, इससे आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अपन बात करते हैं 51वें प्रश्न की। अब सीधा जुड़ जाइएगा, अपने साथियों को जोड़ ही लोगे आप, कहने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? पहले तो आप वाल्मीकि शब्द को शुद्ध लिखना सीख लीजिएगा। मूल शब्द क्या है? वाल्मीकि। मूल शब्द क्या है बच्चों? वाल्मीकि। और वाल्मीकि में जब अपन ई प्रत्यय जोड़ते हैं तो आदि जो वृद्धि हो जाती है, और वाल्मीकि का, तो वाल्मीकि की संतान क्या कहलाए? वाल्मीकि कहलाए।
क्या कहलाए, वाल्मीकि। तो ध्यान रखिएगा अंतिम ई कोटि आना है। उसके बाद अपन यहाँ पर बात करें, जैसे शब्द पूछा जाता है पणिन और पणिन की बात करें, पणिन और पणिन धन ई की बात करें तो बना हुआ शब्द होगा पाणिनि। क्या होगा, पाणिनि होगा। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? आरती लोधा जी 51 का डी बता रही है, देवेश जी डी बता रहे हैं, बताइएगा। स्वयंभू विनोद जी भी क्या बता रहे हैं, स्वयंभू। तो देखिएगा अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है, आपका बिल्कुल उत्तर सही है। पुष्पदंत को क्या कहा जाता है अपभ्रंश का? पुष्पदंत को अपभ्रंश का भारवी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपभ्रंश का भारवी कहा जाता है, कालिदास कहा जाता है, कालिदास कहा जाता है, माघ कहा जाता है, माघ कहा जाता है। धनपाल की रचना आप याद रखिएगा, धनपाल की रचना क्या है? भविष्यत कहा। धनपाल की रचना क्या है? भविष्यत कहा, भविष्यत कहा धनपाल की रचना है। शालिभद्र सूरी की बात करें तो भरतेश्वर, हाँ हाँ बिल्कुल स्वागत है सभी का, सभी का अभिवादन में स्वीकार कर चुका हूँ, आशीर्वाद भी आपको दे चुका हूँ। अब सीधा अपन पढ़ने की बात करते हैं, सीधा अपन पढ़ाई की बात करते हैं। शालिभद्र सूरी की रचना भरतेश्वर बाहुबली रास, भरतेश्वर बाहुबली रास, भरतेश्वर बाहुबली रास। इसका संपादन मुनि जिन विजय ने किया था, आपको पता होगा। शालिभद्र सूरी को हिंदी का पहला कवि माना है गणपति चंद्र गुप्त ने। शालिभद्र सूरी की रचना भरतेश्वर बाहुबली रास है। भरतेश्वर बाहुबली रास का संपादन मुनि जिन विजय ने किया है। तो अपभ्रंश का वाल्मीकि बच्चों कहा जाता है स्वयंभू, और स्वयंभू की रचना अपन कल देख चुके थे, पवम सरयू। स्वयंभू की रचना का नाम पवम सरयू है। बताइएगा कैसे हो सभी, आपके हाल चाल क्या है, बता दीजिएगा कैसे हैं सभी। चलिए 52% की बात करें, यहाँ पर देखिएगा भविष्यत कहा किसकी रचना है, भविष्यत कहा किसकी रचना है। पैनल में समस्या आ रही है। बढ़िया है सर, सीमा अहिरवार जी कह रही है बढ़िया है, ठीक है। सभी स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। मस्त है सर जी, आप कैसे हो? मैं एकदम बिंदास हूँ। 52 का भविष्यत कहा किसकी रचना है? तो पाहुड़ दोहा राम सिंह की रचना है, देवसेन की श्रावकाचार है। देवसेन की रचना कौन सी श्रावकाचार है? भविष्यत कहा धनपाल की है। पुष्पदंत चलिए यहां पर देखिएगा भविष्यत कहा किसकी रचना है, तो आंसर आपने बता ही दिया, धनपाल की रचना है। राम सिंह की रचना का नाम है पाहुड़ दोहा, पाहुड़ दोहा राम सिंह की रचना है। देवसेन की रचना श्रावकाचार है, देवसेन की रचना श्रावकाचार है। हिंदी की प्रथम रचना, साहित्यिक रचना देवसेन की है। पुष्पदंत को अभिमान मेरु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिमान मेरु कहा जाता है। तो भविष्यत कहा धनपाल की रचना है। आगे देखिएगा, मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किस कवि ने किया था? मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किस कवि ने किया था? क्या स्वयंभू ने किया था, जगनिक ने किया था, अमीर खुसरो ने किया था, या कुंभन दास ने किया था, या कुंभन दास ने किया था? यदि आपसे पूछा जाए संतन को कहाँ सो काम, एक तो अपन को यह मैच करना है, एक 12 बरस लो कुकर जिए,
एक अपन बात करें, आप मैच करके बताओ मुझे। 12 बरस लो कुकर जिए और 13 जिए सियार, बरस 18 क्षत्रिय जिए, आगे जीवन को धिक्कार। तो यहां पर देखिएगा, इसके बाद में अपन बात करें स्वयंभू, तो अपन देख ही चुके हैं, अपभ्रंश के वाल्मीकि हैं स्वयंभू। अब देखिएगा, संतन को कहां सीख ऋषो काम, यदि आपसे यह पूछा जाए संतन को कहां सीख ऋषो काम, तो किसके साथ मिलाओगे? कुंभन दास के साथ। जगनिक की पंक्ति है सर जी, 12 बरस लो कुकर, ये तो कुंभन दास की पंक्ति है सर जी। थोड़ा वॉइस बढ़ा दीजिएगा, वॉइस जन्मजात ऐसा ही है, जन्मजात ही ऐसा ही है वॉइस। आप थोड़ा मोबाइल का बढ़ा लीजिएगा, नहीं तो एयरफोन कानों में लगाइएगा। संतन को कहां सीख ऋषो काम, कुंभन दास। 12 बरस लो कुकर जिए, ये किसकी है? तो जगनिक की। किसकी है? जगनिक की। मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किन्होंने किया? मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किया है अमीर खुसरो ने। हाँ, दूसरी पंक्ति प्रमाण रासों से है। तो यहां पर देखिएगा, मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? कह करके मुकर जाना। आपको पता है कि अमीर खुसरो की पहेलियों को 6 भागों में बांटा जाता है। 6 प्रकार की पहेलियां लिखी है इन्होंने, 6 प्रकार की पहेलियां लिखी है अमीर खुसरो ने। बताइएगा अमीर खुसरो के गुरु का नाम क्या है? अमीर खुसरो के गुरु का नाम। 6 प्रकार की पहेलियां लिखी है, जैसे अंतरलापी का पहेली होती है, अंतरलापी का पहेली होती है, बहिर्लापी का पहेली होती है, 2 शकुने हैं, मुकरी है ना, ढकोसले लिखे हैं, अमीर खुसरो ने ढकोसले लिखे हैं। तो ध्यान रखिएगा, मुकरी का तात्पर्य है केकर के मुकर जाना। यदि आपको मुकरी को पहचानना है तो इसमें आता है हे सखी साजन। क्या आता है? हे सखी साजन। इसमें क्या आता है? यदि मुकरी को आपको पहचानना है तो हे सखी साजन। उत्तर आ गया है। अमीर खुसरो के गुरु का नाम निजामुद्दीन औलिया है। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर थाल फिरे, मोती उससे एक न गिरे। अंकित राठौड़ जी कह रहे हैं उसी में अंतर समाहित है। एक थाल मोती से भरा, भरा धरा, ये किस भाषा के शब्द हैं? खड़ी बोली हिंदी के शब्द हैं, भरा धरा, है ना। तो एक थाल मोती से भरा, ये भी अमीर खुसरो की क्या है? पहेलियां हैं, अमीर खुसरो की पहेलियां हैं। तो यहां पर बात करें, हाँ, मुकरी का तात्पर्य है कि इसमें क्या होता है? हे सखी साजन, हे सखी साजन आता है, जैसे खा गयो, पी गयो, दे गयो बुत्ता, हे सखी साजन ना सकी कुत्ता। तो यहां पर केकर के मुकर जाना, कह करके मुकर जाना। अब इंपॉर्टेंट प्रश्न तो यह है, इसका उत्तर कौन बताएगा? सबसे पहले, आदिकाल में पहेलियां और मुकरियां किसने लिखी? आप कहोगे सर अमीर खुसरो ने लिखी है। सर अमीर खुसरो ने लिखी है, तो बताइएगा क्या भक्ति काल में मुकरियां लिखी गई? नहीं लिखी गई। क्या रीति काल में मुकरियां लिखी गई? बिल्कुल नहीं लिखी गई। फिर मुकरियां लिखने का श्रेय फिर दाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक काल में, और आधुनिक काल में भी अर्ध तो बूझेगा मुख तो सूझेगा। हाँ, तो यहां पर देखिएगा, आपको यह ध्यान रखना है, मुकरी हे सखी साजन के रूप में अंग्रेजों पर जब भारतेंदु हरिश्चंद्र अंतर्द्वंद पाया जाता है, राजभक्ति और देशभक्ति का अंतर्द्वंद पाया जाता है भारतेंदु के यहाँ, तो आप ध्यान रखना कि भारतेंदु ने फिर मुकरियां लिखी है। एक तो अमीर खुसरो ने लिखी आदिकाल में, और आदिकाल के बाद फिर किन्होंने लिखी? भारतेंदु ने लिखी है। तो अमीर खुसरो इसका आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा, विद्यापति इनमें से किस रचना के आधार पर मैथिल कोकिल कहलाए? विद्यापति इनमें से किस रचना के आधार पर मैथिल कोकिल कहलाए? क्या पदावली रचना के आधार पर, कीर्तिलता के आधार पर, कीर्तिपता के आधार पर, या उपयुक्त सभी के आधार पर? बताइएगा 54 का आंसर क्या है? आज कक्षा को आपने शेयर नहीं किया बच्चों के पास, विद्यार्थियों को बुला लीजिएगा। विद्यार्थियों के पास शेयर नहीं किया कक्षा को आपने आज, है ना? कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे फिर। विद्यापति इनमें से किस रचना के आधार पर मैथिल कोकिल कहलाए? पदावली रचना के आधार पर। पदावली रचना
किस भाषा की है? मैथिली भाषा की है। पदावली रचना किस भाषा की है? मैथिली भाषा की है। अब मैथिली भाषा की बात करें अपन, तो मैथिली ने अपन को नागार्जुन भी दिए हैं। कौन दिए हैं? मैथिली ने अपन को नागार्जुन भी दिए हैं। और नागार्जुन को अपन कहाँ पढ़ने वाले हैं? एक तो अपन वो रसायन शास्त्र के ज्ञाता वो आदिकाल में है, लेकिन एक नागार्जुन अपन पढ़ते हैं द्विवेदी काल में। कहाँ पर पढ़ते हैं? द्विवेदी काल में। द्विवेदी काल में नागार्जुन किस नाम से रचनाएं लिखा करते थे? बताइएगा, बाबा नाम से लिखते थे या फिर यात्री उपनाम से लिखते थे? बताइएगा। नागार्जुन द्विवेदी काल के हैं, तो नागार्जुन मैथिली भाषा में क्या बाबा उपनाम से रचनाएं लिखते थे या फिर यात्री उपनाम से? बताइएगा इसका आंसर क्या है। पदावली रचना के आधार पर मैथिल कोकिल कहा जाता है, ब्रज कोकिल सत्यनारायण कवि रत्न को कहा जाता है। बिल्कुल सही। कीर्तिलता और कीर्तिपता का आपको पता है अवहट्ट भाषा की रचना है। किस भाषा की? अवहट्ट भाषा की रचनाएं हैं कीर्तिलता और कीर्तिपता का। तो बताइएगा, नागार्जुन मैथिली भाषा में, नागार्जुन मैथिली भाषा में फर्स्ट क्लास है, आपका स्वागत है, फर्स्ट क्लास से। बाबा भी आ रहा है, यात्री भी आ रहा है। यात्री 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 नागार्जुन वैदिक काल में बाबा उपनाम से, बाबा उपनाम से तो हिंदी में लिखा करते थे बच्चा। दक्कन मिसिर कहा जाता है। शाबाश। नागार्जुन को ये भी घुमक्कड़ स्वभाव कहते। नागार्जुन को कहा जाता है राहुल सांस्कृत्यायन के पदचिन्ह पर चलने वाला द्विवेदी। हिंदी में बाबा उपनाम से, हाँ बिल्कुल। तो ध्यान रखिएगा भाई, नागार्जुन हिंदी में जो कविता लिखा करते थे, तो हिंदी में तो किस उपनाम से? बाबा उपनाम से। और मैथिली में किस उपनाम से? यात्री। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। 55वां प्रश्न की बात करें तो यह निम्न में से कौन सी रचना शिलांकित है? चलिए, आसान सा प्रश्न है। निम्न में से कौन सी रचना शिलांकित है? बसंत विलास तो आपको पता है कि इस विलास आ रहा है, तो फिर यह संयोग श्रृंगार की रचना हो जाएगी ना। किस श्रृंगार की रचना हो जाएगी? संयोग श्रृंगार की रचना हो जाएगी, जब पीछे विलास ही आ रहा है। तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर कवि या दामोदर शर्मा की है। दामोदर कवि या दामोदर शर्मा की है। ठीक है। इसके बाद में राउरवेल किसकी रचना है? राउरवेल रोड़ा कवि की रचना है। राउरवेल रोड़ा कवि की है। तो बताइए वर्ण रत्नाकर किसकी है? सर बिल्कुल आपका सही आया है। निम्न में से कौन सी रचना शिलांकित कृति है? में थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए, 55 का आपने सही उत्तर बता दिया है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कैमास वध। कैमास वध, कैमास वध किस रासो ग्रंथ का प्रसंग है? परमाद रासो का, बीसलदेव रासो का, पृथ्वीराज रासो का, विजयपाद रासो का? कैमास 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 वध। कैमास हेल्पलाइन चाहिएगा। हाँ, वर्ण रत्नाकर ज्योतिषवर ठाकुर की है। बिल्कुल परफेक्ट, आपका उत्तर जबरदस्त आता है। जब भी बहुत शानदार तरीके से उत्तर आता है। कैमास वध किस रासो ग्रंथ का प्रसंग है? 56वें का उत्तर लिख करके भेजिएगा। 56 का पूजा रघुवंशी जी बता रही है सी। दीपक बिल सी बता रहे हैं। लक्ष्मी धाकर जी 56 का सी बता रही है। अरुणा जी 56 का सी बता रही है। विनोद जी 56 का सी बता रहे हैं। पृथ्वीराज रासो का, बिल्कुल शानदार। तो कैमास वध किनका है? पृथ्वीराज रासो का है। इसमें भी यदि आप और चीजें याद रखना चाहो तो देखिएगा, कैमास वध पृथ्वीराज रासो कितने समय थे? पृथ्वीराज रासो में, पृथ्वीराज रासो में आपको पता है 57 समय थे। पृथ्वीराज रासो में कितने समय थे? 69। कितने थे? 69 समय। हम यो में लिखा गया है 69 समय थे। उसमें से भी 57 नंबर का समय है कैमास वध। कैमास वध आपको पता है पृथ्वीराज चौहान तृतीय का एक सेनापति था, जो
मोहम्मद गौरी को हाथी से खींच करके पृथ्वीराज चौहान तृतीय के कदमों में पटक देता है। कैमास वध परमाद रासो बताइए किनका है? बीसल देव रासो बताइए नरपति नाल है, नरपति नाल है का है। फिर यहाँ पर देखिएगा विजयपाल रासो नलह सिंह है। ये थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है बच्चों आपको, इसका ध्यान रखना। बीसल देव रासो नरपति नाल है, विजयपाल रासो नलह सिंह, पृथ्वीराज रासो सर चंद बरदाई का है, सर चंद बरदाई का है। आगे अपन बात करें परमाल रासो बताइए किसका है? आलाखंड नाम से भी प्रकाशन हुआ था परमाल रासो का। सर जी आपकी सबसे बेस्ट है डीपली, थैंक यू, आभार। कितने जुड़ गए हो? एक बार साथियों को जोड़िएगा, अपने सभी जितने भी साथी हैं सभी को पहुंचाइएगा, तब जाकर मजा आएगा आपको भी कक्षा लेने का। कैमास वध किस रासो ग्रंथ का प्रसंग है? कैमास वध की बात करें तो यह पृथ्वीराज रासो का प्रसंग है। किसका है? पृथ्वीराज रासो का, प्रसिद्ध है। चलिए आगे बात करते हैं। नातों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? बड़ा आसान सा प्रश्न है। नातों की कुल संख्या बच्चों 9 मानी जाती है। 9 नात हैं और सिद्ध 84 है। नात 9 हैं और सिद्ध कितने हैं? सिद्ध कितने हैं? सिद्ध 84 है। सिद्ध कितने हैं? 84 है। आलाखंड नाम से प्रकाशन बिल्कुल चार्ल्स इलियट ने करवाया। पाहुड़ दोहा ग्रंथ के रचनाकार कौन है बताइएगा? क्या जोइंदू है, राम सिंह है, जिनदत्त सूरी है या धनपाल है, या फिर धनपाल है? पाहुड़ दोहा ग्रंथ के रचनाकार कौन है बताइएगा? पाहुड़ दोहा के रचनाकार कौन है? क्या जोइंदू है क्या राम सिंह है क्या जिनदत्त सूरी है क्या? जिनदत्त क्या देता है सर? उपदेश देता है। जिनदत्त क्या देता है? उपदेश देता है। तो फिर उपदेश रसायन रास, उपदेश रसायन रास। धनपाल के अपन अभी देख चुके हैं 2 बार, भविष्यत कहा या भविष्यत कथा धनपाल की रचना है। अब बताइएगा पाहुड़ दोहा किसकी है? 58वें का उत्तर क्या होगा? 58वें का 58 का उत्तर बी राम सिंह की रचना है सर जी। बिल्कुल शाबाश, राम सिंह की रचना है। किसकी है? राम सिंह की रचना है। तो फिर बताइएगा परमात्म प्रकाश किसकी है? तो बताइएगा परमात्म प्रकाश किसकी रचना है? बताइएगा परमात्म प्रकाश किसकी रचना है? कौन कौन क्या क्या बता रहा है उत्तर? परमार जी राम सिंह बता रहे हैं, सीमा अहिरवार 58 का बी है। अंकित राठौर जी जोइंदू, बी राम सिंह जोइंदू, बिल्कुल तैयारी जबरदस्त है आपकी, है ना? जबरदस्त तैयारी करके आ रहे हो आप। इसी का फायदा देखो बच्चों क्या है, आपने खूब पढ़ लिया है। लाल साहब जी कह रहे हैं कुछ भी हो अंजाम फिक्र नहीं किसी की, किसी हासिल की, निकल पड़े हैं हम घर से तलाश में मंजिल की। क्या बात है, जबरदस्त। तलाश समाप्त हो जाएगी बच्चों 2023 में, जिसकी तलाश है ना, जिसकी तलाश। लेकिन नौकरी लगने के बाद ही शादी करोगे आप, नहीं तो आप दूसरी तलाश में निकल पड़ो, नहीं तो आपकी तलाश कहीं और से कहीं और चली जाए। ठीक है ना? नौकरी लगने के बाद उसके पीछे पूरी दुनिया होती है, फिर पूरी दुनिया उसी के पीछे है ना? असफलता बच्चों अनाथ होती है, सफलता के कई बाप होते हैं, पता है ना? नौकरी लगने के बाद तो यूँ मान लीजिएगा कि सभी को पता था कि आप तो बचपन में ही पता चल गया था सभी को आपकी नौकरी लगने ही वाली है, बचपन में ही पता था। नहीं लगी थी तब तक तो आप बुरे थे सभी के लिए, है ना? निकृष्ट बुद्धि थी, आपको कुछ नहीं आता था, आप पैसे खर्च कर रहे थे। हाँ तो ध्यान रखिएगा, जोइंदू की रचना है। किनकी रचना है? पाहुड़ दोहा जोइंदू की रचना है। अब एक बार सभी लाइक कर दीजिएगा और एक बार सिर्फ सभी अपने अपने ग्रुपों में पहुंचा दीजिएगा कक्षा को, फिर अपन इसको और स्पीडली कंप्लीट करते हैं। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में वर्णित कवियों की संख्या।
तो जो याद है इस ग्रंथ के बारे में लिख भेजिएगा, जिस जिसको याद है। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। सर यह तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा है। सर यह तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा है। सर क्या बात है, किन्होंने लिखा है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ? यह तो सर ग्रियर्सन ने लिखा है, ग्रियर्सन ने लिखा है सर, बिल्कुल सही बात है। भाषा अंग्रेजी है, भाषा क्या है? अंग्रेजी है। फिर ध्यान रखिएगा, आगे बात करें यहां पर, यहां इस शब्द को पकड़िएगा आप, वर्नाक्यूलर। तो ध्यान रखिएगा, हिंदी को वर्नाक्यूलर या फिर देसी भाषा कहने वाले कौन है? देसी भाषा। यहां भी आ जाएगा आपका उत्तर ग्रियर्सन। और ग्रियर्सन की एक पुस्तक इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर याद रखिएगा, भाषा सर्वेक्षण। भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण करने वाले कौन हैं? तो इनकी पुस्तक ध्यान रखना बच्चों, भाषा सर्वेक्षण। भाषा सर्वेक्षण पुस्तक किनकी है? जॉर्ज ग्रियर्सन की है। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। तो आपका उत्तर आ गया है। पता नहीं क्या क्या विकल्प हो गए यहाँ पर। कितने हैं? 952 हैं। निवासी आयरलैंड के हैं। भाषा सर्वेक्षण इनकी पुस्तक है। भाषा इनकी अंग्रेजी है 1888 में। बिल्कुल, देसी भाषा भी ग्रियर्सन ने, बिल्कुल। सन पूछा जाए इस इतिहास ग्रंथ का 1888, तो फिर बताइएगा सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का नामकरण और काल विभाजन किन्होंने किया? तो नामकरण और काल विभाजन भी ग्रियर्सन ने किया है। कौन सी पद्धति को अपनाया अपने इतिहास लेखन में? कालानुक्रम पद्धति को अपनाया है। किसको अपनाया है? कालानुक्रम पद्धति को अपनाया है। राग रागनियों का निर्माता किस आदिकालीन कवि को कहा जाता है? राग रागनियों का निर्माता किस आदिकालीन कवि को कहा जाता है? उस्मान को कहा जाता है, अमीर खुसरो को कहा जाता है, विद्यापति को कहा जाता है, या फिर ईश्वर दास को कहा जाता है? बताइएगा, या फिर ईश्वर दास को कहा जाता है? या फिर ईश्वर दास को कहा जाता है? उत्तर जबरदस्त आपका आ गया है। आवाज कम कैसे आ रही है? कितनी आवाज आ रही है? चलिए, उस्मान की रचना है चित्रावली। उस्मान की रचना ध्यान रखना, चित्रावली। चित्रावली, उस्मान की रचना चित्रावली है। फिर यहाँ पर राग रागनियों का निर्माता किस आदिकालीन कवि को कहा जाता है? उत्तर आपका आ गया है सभी का, बी उत्तर आ गया है। किसी ने ये भी दिया है क्या? किसी ने नहीं दिया, सबका प्रेरणादायक स्वागत है सर आपका, आभार, शुक्रिया। कौन को सही करवाइएगा भाई। विद्यापति को श्रृंगार रस का वाक्सिद्ध कवि किस आलोचक ने कहा है? विद्यापति को श्रृंगार रस का वाक्सिद्ध कवि किस आलोचक ने कहा है? विद्यापति को श्रृंगार रस का वाक्सिद्ध कवि, सही आ रही है आवाज तो? विद्यापति को श्रृंगार रस का वाक्सिद्ध कवि किस आलोचक ने कहा है? किस आलोचक ने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है क्या? आचार्य रामचंद्र शुक्ल विद्यावादी आलोचक हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है क्या? कृष्ण बिहारी मिश्र ने कहा है क्या? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है क्या? विद्यापति को श्रृंगार रस का वाक्सिद्ध कवि, हाँ बिल्कुल सही। विद्यापति को श्रृंगार रस का, महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है। विद्यापति को श्रृंगार रस का वाक्सिद्ध कवि कहने वाले कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। शुक्ल जी ने नहीं किया है, हर जगह शुक्ल जी भी सही नहीं होंगे बच्चों।
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या उत्तर होगा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी उत्तर होगा। और ये मैं बार बार आपको बताता रहता हूं, मिस्र बंधुओं में कौन शामिल नहीं है, तो ध्यान रखिएगा, मिस्र बंधुओं में कौन शामिल नहीं है। कोई याद रहे या नहीं रहे, आप ध्यान रखना है, कृष्ण बिहारी मिश्र शामिल नहीं है। कौन नहीं है? कृष्ण बिहारी। गौरव पाल कह रहे हैं हिंदी काव्य गगन के सूर्य है। प्रमोद सर धन्यवाद, आपका प्रेम है। मिस्र बंधुओं में बताओ कौन कौन है, पता है ना आपको? श्याम बिहारी है, सुखदेव बिहारी है, गणेश बिहारी मिश्र है। तो श्याम बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, फिर ध्यान रखना है सुखदेव बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र। ये प्रश्न काफी बार पूछा गया है और प्रश्न क्या है, बिल्कुल सिंपल सा है कि मिश्र बंधुओं में कौन शामिल नहीं है, और विकल्प में हमेशा क्या आता है? कृष्ण बिहारी मिश्र। क्या आता है? कृष्ण बिहारी मिश्र आता है। तो विद्यापति को श्रृंगार रस का वाक्शित कवि कहने वाले हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। चंद्र शर्मा, आप ध्यान रखना, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले हैं, पुरानी हिंदी। अगला प्रश्न देखिएगा, हिंदी नवरत्न पुस्तक के लेखक हैं मिश्र बंधु हैं, वियोगी हरि है, शिव सिंह सेंगर है, श्याम सुंदर दास है। हिंदी नवरत्न पुस्तक के लेखक बताइएगा कौन है? हिंदी नवरत्न सर शिक्षा शास्त्र की क्लास कब है? बच्चे आज तो मैं कह रहा हूं कि ऐसा लग रहा है कि हिंदी साहित्य वाले बच्चे पढ़ रहे हैं साहित्य पूरे, ऐसी ऐसी उपमाएं दे रहे हैं। कोई हिंदी काव्य गगन का सूर्य कह रहा है। अभी एक कमेंट आया था, सर आप तो आधुनिक हिंदी के मुंशी प्रेमचंद हो। मैं केवल आपका मार्गदर्शक हूं बच्चों, और आपकी सफलता चाहता हूं, इतना सा मेरा स्वार्थ है। ठीक है, हिंदी नवरत्न पुस्तक के लेखक, आज लग रहा है कि भावों से लिख रहे हो आप। आज हिंदी साहित्य के विद्यार्थी नजर आ रहे हो कि जो आपके शब्द, जो आपके अंतस चेतना से जो शब्द निकल रहे हैं ना, बड़ा शानदार है। हिंदी नवरत्न पुस्तक के लेखक आपने बताए दिए मिश्र बंधु। तो देखिएगा, देव बड़े हैं बिहारी, इस विवाद को जन्म देने वाले भी कौन है? मिश्र बंधु है। इन्होंने क्या किया कि हिंदी नवरत्न में 9 कवियों को स्थान दिया है। हालांकि लेखक भी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र भी है, लेकिन तुलसीदास है, सूरदास है, कबीर है, त्रिपाठी बंधु है, उसके बाद चंद्रवरदाई है, भारतेंदु है, देव हैं, बिहारी हैं। तो 9 कवियों को स्थान दिया है। और हिंदी नवरत्न 1910 में लिखी गई थी, 1910 में लिखी गई थी। और हिंदी नवरत्न पुस्तक में आप ध्यान रखना, इन्होंने क्या किया कि देव बड़े हैं या बिहारी, क्योंकि मिश्र बंधुओं के प्रिय कवि कौन है? तो मिश्र बंधुओं के प्रिय कवि तो देव हैं। मिश्र बंधुओं के तो प्रिय कवि कौन है? देव हैं। मिश्र बंधुओं के प्रिय कवि देव हैं। तो इन्होंने क्या किया, हिंदी नवरत्न पुस्तक में बिहारी से बड़ा किसको बता दिया है? देव को बता दिया है। ऐसा नहीं हो, उपमाएं थोड़ी कमी रहने दो, नहीं तो अतिशयोक्ति लगे फिर आगे जाकर के। आत्मबोध किसकी रचना है? आत्मबोध रचना जालंधर नाथ की है, गोरखनाथ की है, मत्स्येंद्र नाथ की है, इनमें से किसी की नहीं है। आत्मबोध किसकी रचना है? बिल्कुल, देवकी जी कह रही है सर मिश्र बंधु ने जो विवाद बताया था उसमें कृष्ण बिहारी ने नहीं 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 नहीं, मिश्र बंधुओं ने देव को बड़ा बताया है। मिश्र बंधुओं ने। आत्मबोध किसकी रचना है? तो आत्मबोध रचना बच्चों, ये तो कल अपन देख ही चुके थे, सिद्ध और नाथों के बीच की कड़ी मत्स्येंद्र नाथ है। गोरखनाथ के गुरु कौन है? मत्स्येंद्र नाथ है।
इसके बाद आप ध्यान रखिएगा, आत्मबोध रचना गोरखनाथ की है। इनकी सबसे ज्यादा प्रामाणिक रचना मानी जाती है बच्चों शब्दी, ध्यान रखना। गोरखनाथ की सबसे ज्यादा आपको पता है, गोरखनाथ की पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने, पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने गोरखनाथ की कितनी प्रामाणिक रचनाएं बताई है? 14 प्रामाणिक रचनाएं बताई है, 14 प्रामाणिक रचनाएं बताई है। तो उन 14 में भी आप ध्यान रखना सबसे ज्यादा प्रामाणिक जो रचना है वह कौन सी है? शब्दी है। सबसे ज्यादा प्रामाणिक रचना कौन सी है? शब्दी है। चलिए विद्यार्थियों, थोड़ा सा समस्या आ गई है। आवाज सही आ रही है ना? वीडियो सही चल रहा है ना? बता दीजिएगा। चलिए आगे अपन बात करें। यहां पर अगला प्रश्न देखिएगा, एमपीटेट वर्ग 1 वर्ग 2 मुख्यवर्ती परीक्षा 2023 यदि आप ऑनलाइन और ऑफलाइन कक्षा ज्वाइन करना चाहते हो मुख्य भर्ती परीक्षा की, तो आप कल से नया बैच ज्वाइन कर सकते हो 3 अप्रैल से। और अभी मैं तैयार कर रहा हूँ आरपीएससी राजस्थान फर्स्ट ग्रेड के लिए कोर्स, जल्दी ही आपको इसकी सूचना मिलेगी। यहां पर देखिएगा, बौद्ध गान और दोहा का संपादन किसने किया? बौद्ध गान और दोहा का संपादन राहुल सांकृत्यायन ने किया, सूर्यकांत शास्त्री ने किया, प्रबोध चंद्र बागची ने किया, हरप्रसाद शास्त्री ने किया। सर जी पद भी तो है। हाँ, यदि गोरखनाथ की प्रमाणिक रचनाएं मानी जाए तो शब्दी है, पद है, और दोनों में भी प्रमाणिक मानी जाए तो सबसे ज्यादा शब्दी है, उसके बाद में पद है। सर आवाज ठीक आ रही है। तो बोधगान और दोहा का संपादन, बोधगान और दोहा में क्या है? तो देखो बौद्ध, तो बौद्ध धर्म से संबंध किनका है? सिद्धों का, सिद्धों का है। किनका है? सिद्धों का है। बोधगान और दोहा ग्रंथ किनसे संबंधित है? सर सिद्धों से, सिद्धों से संबंधित है। टाइम क्या रहेगा सर जी नए बैच का? सुबह 10 बजे से, सुबह 10 बजे से। तो बोधगान और दोहा का संपादन किन्होंने किया है? आंसर आ गया है आपका। पूजा मिल जी 64 का डी बता रही है, महेश कुमार जी डी बता रहे हैं, लाल साहब जी डी, हर प्रसाद बता रहे हैं। बताइएगा 64 का आंसर क्या होगा? 64। तो बोधगान और दोहा का आंसर की बात करें, बोधगान और दोहा आपको पता है 1917 में नेपाल से प्राप्त की थी हरप्रसाद शास्त्री ने। और ध्यान रखना, राहुल सांकृत्यायन की रचना का नाम क्या है? दोहा कोश, दोहा कोश। और सरहपा की रचना का नाम क्या है? सॉरी, सरहपा की रचना है सरहपा, सरहपा की रचना का नाम है दोहा कोश। तो आंसर आपका आ गया है हरप्रसाद शास्त्री। हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया? बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, बिल्कुल लड्डू प्रश्न है, इसको तो आप गटक जाओगे ऐसे। हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया? क्या हिंदी में लिखा गया, फ्रेंच में लिखा गया, अंग्रेजी में लिखा गया, उर्दू में लिखा गया है? बताइएगा।
हिंदी काव्यधारा राहुल सांस कात्यायन की है। हाँ सही है। हिंदी काव्यधारा, हिंदी काव्यधारा की बात करें तो यह जो रचना है राहुल राहुल सांस कात्यायन की है। राहुल सांस कात्यायन की रचना है, ठीक है, राहुल सांस कात्यायन की रचना है हिंदी काव्यधारा। बताइएगा, अब तो फास्ट उत्तर दीजिएगा। हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया? तो आपका उत्तर आ गया है सर, फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है? फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। काफी चर्चा कर चुके थे अपन। इनमें से असत्य कथन कौन सा है? असत्य छांटना है आपको। बहुत शानदार प्रश्न है, उत्तर सबको देना है और बिल्कुल सावधानी पूर्वक उत्तर आपको देना है। देखिएगा, शिव सिंह सरोज में 1000 कवियों का विवरण है। मिस्र बंधु विनोद में 5000 कवियों का विवरण है। सेंगर यानी शिव सिंह सेंगर प्रथम भारतीय साहित्य इतिहास लेखक थे। हिंदी साहित्य की भूमिका शुक्ल की रचना है। बताइएगा, इनमें से असत्य कथन का चयन करना है। 63 का क्या होगा? डी 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 डी। इतना जल्दी आपने पढ़ लिया इसको और उत्तर भी इतने फास्ट आ रहे हैं, जबरदस्त। तो शिव सिंह सेंगर, शिव सिंह सरोज किन्होंने लिखा? शिव सिंह सेंगर ने लिखा। 1000 या 1000 विकल्प में ना हो तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? 1003 कवि, ठीक है। 1883 ईस्वी आपको पता है। किसी भारतीय द्वारा लिखा गया हिंदी भाषा का पहला इतिहास ग्रंथ शिव सिंह सरोज है। मिस्र बंधु विनोद बड़ा महाव्रत कविव्रत संग्रह कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और मिस्र बंधुओं को बड़ा परिश्रमी कवि कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। 5000 कवि इसमें हैं। सेंगर प्रथम भारतीय साहित्य इतिहास लेखक थे, बिल्कुल सही बात है। प्रथम भारतीय तो कौन थे? शिव सिंह सेंगर थे, ठीक है। हिंदी साहित्य की भूमिका डॉक्टर राम कुमार वर्मा की रचना है। हिंदी साहित्य की भूमिका, बिल्कुल बिल्कुल सही। तो हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका बताओ कब लिखी थी? कब लिखी थी बताइएगा। हिंदी साहित्य की भूमिका आपने बता दिया, बहुत शानदार, बड़ा अच्छा लगा, सभी ने उत्तर दिया है और अच्छी तरह से लिख करके उत्तर दिया है। हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। अंकित जी बहुत शानदार सक्रियता के साथ उत्तर दे रहे हैं और पूरा कॉन्सेप्ट लिख करके भेज रहे हैं कि सर हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखी। और रीतिकाल की भूमिका जो नागरी प्रचार निकासी सभा द्वारा लिखाई गई थी, रीतिकाल की भूमिका डॉक्टर नगेंद्र ने लिखी। रीतिकाल की भूमिका 6 नंबर का भाग है, जो 16 खंड थे ना। तो हिंदी साहित्य की भूमिका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखी, भाई शुक्ल जी ने नहीं लिखी है। आगे देखिएगा, गौरी सोवे, गौरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुश रो घर आपने रेन वही चहुदेश। बताइएगा। हाँ 1940 बिल्कुल सही है, हाँ बिल्कुल। गौरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस किस कवि की पंक्ति है? विद्यापति की पंक्ति है, अमीर खुसरो की है, निजामुद्दीन औलिया की है, या फिर मुंज की है? और एक पंक्ति और है, मैं बता देता हूं। सकल सकारे जाएंगे, नैन गवाए रोई, विदना ऐसी रेन कर घोर कभी ना होई। ये भी किसके है? राखी जी का उत्तर आ गया है, खुसरो। बहुत फास्ट कमेंट आ रहे हैं। चलिए एक प्रश्न मैं आपसे पूछ लेता हूं यहां पर। प्रश्न यह है कि इस पंक्ति में, इस पंक्ति में, इस पंक्ति में गौरी, इस पंक्ति में गौरी किसको व्यंजित करता है? गौरी किसको, गौरी किसको व्यंजित करता है? इस पंक्ति में गौरी किसको व्यंजित करता है? अब बताइएगा। इस पंक्ति में जो गौरी आया है वह किसको व्यंजित करता है? इस पंक्ति में गौरी किसको व्यंजित करता है? बताइएगा, इस पंक्ति में गौरी किसको व्यंजित करता है?
निजामुद्दीन औलिया, ऐसा तो नहीं है कि मोहम्मद गोरी को व्यंजित कर रहा है। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, तो यहां पर शानदार, बिल्कुल जबरदस्त उत्तर आपका आया है। बिल्कुल भी आप चकमा नहीं खाने वाले हो, है ना, कोई भी आपका प्रश्न, क्योंकि इसलिए आप ध्यान पूर्वक चीजों को पढ़ रहे हो, तब जाकर के ये चीजें सही हो पा रही है। सर गुरुजी, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अमीर खुसरो ने अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर बड़े दुखी होकर के भाव विभोर पद लिखे, भाव विभोर पद लिखे, और अपने भी प्राणों की आहुति दे दी, है ना, अपने भी प्राणों का प्राण पखेरु, मतलब तो यहाँ पर देखिएगा, गोरी सोवे शेष पर मुख पर डारे केस, तो यहाँ पर गोरी किसको व्यंजित करता है? इनके गुरु अमीर खुसरो के गुरु गुरु निजामुद्दीन औलिया को, निजामुद्दीन औलिया को व्यंजित करता है, निजामुद्दीन औलिया को व्यंजित करता है। बिल्कुल सही बात है। तो गोरी, ये आंसर तो बिल्कुल आसान सा था, अमीर खुसरो इसका आंसर था। चलिए, तो यहां पर देखिएगा, राहुल सांग करत्यायन ने सिद्धों की संख्या कितनी बताई है? 9, 84, 12, 17। 9, 84, 12, 17, बिल्कुल आपके स्तर को लेकर के मतलब इसमें प्रश्नों का समावेश किया है। सर जी, बोधगान और दोहा वाले प्रश्न में गड़बड़ हो गई है। तो वहां मैंने वो दोहा कोस सरहपा कर तो दिया था ना वहां पर, और उसकी जगह क्या गड़बड़ हुई थी? बोधगान वो दोहा कौन से नंबर का प्रश्न था? बोधगान वो दोहा, बोधगान और दोहा का संपादन किसने किया? देखिएगा, दोहा कोश का संपादन तो किया प्रबोध चंद वागची ने, दोहा कोश का संपादन तो किया बच्चों प्रबोध चंद वागची ने। दोहा कोश किसकी रचना है? सरहपा की रचना है। ये मैंने सही कर दिया था, आपको थोड़ा कंफ्यूज हो गया था उस समय, लेकिन मैंने बाद में मुझे ध्यान आ गया था। दोहा कोश का संपादन किया प्रबोध चंद्र बागची ने, और बोधगान और दोहा का संपादन किया है हरप्रसाद शास्त्री ने। यही तो है। हाँ, एक ही बात है, संपादन प्रकाशन, उसको आप सीरियसली मत लो, एक ही बात है ना। चलिए, राहुल सांस करते हैं, सिद्धों की संख्या मानी है 84। कितनी मानी है? 84 मानी है। हठ योग को किसने अपनी साधना पद्धति का अनिवार्य अंग बताया? हठ योग को किसने अपनी साधना पद्धति का अनिवार्य अंग बताया? हठ योग को किसने अपनी साधना पद्धति का अनिवार्य अंग बताया? बताइएगा, क्या जैनों ने बताया, नाथों ने बताया, सिद्धों ने बताया, या सभी ने बताया? हठ योग, हठ योग, ह और ठ, ह से तात्पर्य क्या है बच्चों? ह से तात्पर्य है सूर्य, और ठ से तात्पर्य क्या है? चंद्रमा। इंगला और पिंगला नाड़ी, इंगला और पिंगला नाड़ी भी बताइए कहां पर है? नातों में है या फिर जैनों में है? हठ योग साधना। अब यहां पर अपन बात करें तो देखिएगा, हठ योग साधना तो आपका उत्तर सही हो जाएगा, नातों की है। किसकी है? नातों की है। और यहां पर ध्यान रखना, कुंडलिनी जागरण, बताइएगा कुंडलिनी जागरण, कुंडलिनी जागरण किस साहित्य में किया जाता है? सिद्धनाथ जैन, बताइएगा कुंडलिनी जागरण। हाँ, ह का अर्थ सूर्य, ठ का अर्थ चंद्रमा है, बिल्कुल शाबाश। तो यहां पर देखिएगा, कुंडलिनी जागरण बताइएगा, सिद्धों में, नातों में, जैनों में कुंडलिनी जागरण। और फिर कुंडलिनी जागरण आप बता ही दोगे, तो फिर आप मुझे यह बताइएगा, फिर आप मुझे यह बताइएगा बच्चों कि अनहदनाद, इस शब्द का संबंध किससे है? अनदनाद का संबंध किससे है? अनदनाद, जब आप मुझे अनदनाद बता दोगे तो फिर प्रश्न यह आएगा कि बताइएगा कि नाद से, या फिर अपन बात करें नाद सौंदर्य से,
कविता की क्या बढ़ती है? किसने कहा? तो नाद सौंदर्य से कविता की क्या बढ़ती है? बिंब जैसे अपन बात करें यहाँ पर नाद सौंदर्य से कविता की उम्र बढ़ती है, ऐसा कौन कहते हैं? नाद सौंदर्य से कविता की उम्र बढ़ती है, तो ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। ऐसा कौन कहते हैं? ऐसा आचार्य। तो नाद सौंदर्य से कविता की उम्र बढ़ती है, उम्र बढ़ती है, ऐसा कहने वाले कौन है? ऐसा कहने वाले हैं बच्चों आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य शुक्ल। ठीक है, यहां पर देखिएगा कुंडलिनी जागरण की बात करें बच्चों, तो कुंडलिनी जागरण का संबंध भी नाथों से है। किससे है? नाथों से है। और अनंत नाथ का संबंध भी किससे है? नाथों से है। जब कोई साधक या फिर नाथ कुंडलिनी जागरण करता है तो उसे ईश्वर के सामीप्य का एक संगीत सुनाई देता है, उसे ही अनंतनाद कहा जाता है। बिल्कुल। तो आप हठ योग ध्यान रखना, कुंडलिनी जागरण ध्यान रखना, और एक शब्द आएगा छठ चक्र साधना। छठ चक्र साधना का संबंध बताओ अब आप। छठ चक्र साधना, छठ चक्र साधना भी किससे जुड़ी हुई है? तो छठ चक्र साधना भी नाथों से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है? छठ चक्र साधना भी नाथों से जुड़ी हुई है। आगे बात करते हैं पृथ्वीराज रासो के संबंध में पृथ्वीराज रासो के संबंध में कौन सी धारणा सही है? पृथ्वीराज रासो के संबंध में कौन सी धारणा सही है? क्या पृथ्वीराज रासो जाली ग्रंथ है, प्रामाणिक ग्रंथ है, अप्रामाणिक ग्रंथ है, या अर्ध प्रामाणिक ग्रंथ है? बताइएगा। पृथ्वीराज रासो के संबंध में कौन सी धारणा सही है? बताइएगा, पृथ्वीराज रासो के संबंध में कौन सी धारणा सही है? पृथ्वीराज रासो को सर्वथा सर्वथा अप्रामाणिक करार देने वाले, सर्वथा जाली ग्रंथ से तात्पर्य क्या है? सर्वथा अप्रामाणिक, सर्वथा अप्रामाणिक करार देने वाले कौन है? तो फिर ये तो आचार्य शुक्ल हैं। पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रामाणिक या जाली ग्रंथ कहा है आचार्य शुक्ल ने, आचार्य शुक्ल ने। ध्यान रखना भाई, अर्ध प्रामाणिक ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है? अर्ध प्रामाणिक ग्रंथ है। पृथ्वीराज रासो अर्ध प्रामाणिक ग्रंथ है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो पृथ्वीराज रासो का सर्वाधिक विवादित पक्ष कौन सा है? बताइएगा। पृथ्वीराज रासो पर जो सर्वाधिक विवाद चलता है, सर्वाधिक विवाद चलता है, क्या प्रबंधात्मकता को लेकर है कि महाकाव्य है या फिर खंड काव्य है, या ऐतिहासिकता को लेकर है, या फिर भाषा को लेकर है, या फिर सभी को लेकर है? बताइएगा। पृथ्वीराज रासो का सर्वाधिक विवादित पक्ष कौन सा है? सर्वाधिक विवादित पक्ष कौन सा है? सभी विद्यार्थी यदि मजा आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, कक्षा को शेयर कीजिएगा। नए विद्यार्थी यदि नए जुड़े हैं तो स्वागत है आप सभी का, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी बच्चों काव्या क्लासेस गुना के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और ध्यान रखिएगा कि कल आपका टेस्ट होगा। कल कल कितनी तारीख है? 3 तारीख। कल 3 तारीख आपका टेस्ट होगा, वो होगा भक्ति काल का। किसका होगा? भक्ति काल। और भक्ति काल में भी आप ध्यान रखिएगा कि निर्गुण भक्ति, सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति की बात करें संत काव्य धारा, सूफी काव्य धारा, सगुण भक्ति की बात करें तो राम काव्य धारा, कृष्ण काव्य धारा, चारों ही काव्य धाराओं को मिलाकर के कल भक्ति काल के 100 बहुत शानदार प्रश्न जो बिल्कुल आपके स्तर के अनुरूप है। बिल्कुल किंग मेकर जी कह रहे हैं अबोध सा छात्र तुम ज्ञान का भंडार। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो यहां पर देखिएगा कल भक्ति काल का टेस्ट है, और कल भी भक्ति काल का प्रथम 1 से लेकर 50 प्रश्न का सॉल्यूशन कल भी अपन 8:30 बजे करेंगे यहाँ पर, और फिर 4 तारीख को 50 से 51 से लेकर के 100 तक। तो इस तरह से ये अपनी कक्षाएं अनवरत 21 या 22 तारीख तक चलती रहेगी। तब तक आपको पता चल जाएगा कि आपकी परीक्षा किस किस तारीख को होना है, उसकी प्लानिंग फिर आगे बनाएंगे अपन जो भी होगी। तो पृथ्वीराज रासो का सर्वाधिक विवादित पक्ष कौन सा है? ऐतिहासिकता को लेकर है। किसको लेकर है? ऐतिहासिकता को लेकर है।
भक्तिकालीन साहित्य को अचानक बिजली के समान चमकने वाला किसने कहा? बहुत शानदार प्रश्न है। भक्तिकालीन साहित्य को अचानक बिजली के समान चमकने वाला किसने कहा? क्या रामचंद्र शुक्ल ने कहा, क्या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, क्या डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा, या फिर ग्रियर्सन ने कहा? क्या लिख रहे हैं किंग मेकर जी? किंग मेकर जी लिख रहे हैं, समर्पित कुछ पंक्तियां। अबोध सा छात्र तुम ज्ञान का भंडार प्रिय, मैं नालायक हूं तुम लायकी का प्रमाण प्रिय, मैं भटका हुआ छात्र तुम राह दिखाते ज्ञान प्रिय। आदरणीय गुरुजी को मेरा नमस्कार। नमस्कार बेटा, स्वागत है। जबरदस्त। प्रिय, प्रिय शब्द पसंद आया मुझे ना, प्रिय। तो भक्तिकालीन साहित्य को उत्तर आना शुरू हो गया है। देवकी जी का ग्रियर्सन बता रही है, नुपुर अग्रवाल जी डी बता रही है, देशराज जी 72 का डी उत्तर बता रहे हैं। तो जब आप सभी सही बता रहे हो तो भक्तिकालीन साहित्य को बिजली की चमक की भांति कौंधने वाला, चमकने वाला, अचानक बिजली की भांति चमकने वाला कहने वाले हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन है। ताराचंद ने अरबों की देन माना है, बिल्कुल सही बात है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल बाह्य आक्रमण या फिर इस्लाम आक्रमण की देन मानते हैं भक्ति काल को, भक्ति आंदोलन को। और इसके बाद में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी परंपरा बोध की बात करते हैं। इनमें से गलत युग्म कौन सा है? गलत युग्म कौन सा है? हेमचंद्र की रचना शब्दानुशासन है क्या? राम सिंह की रचना पाहुड़ दोहा है क्या? जोइंदू की रचना परमात्म प्रकाश है क्या? दामोदर की वर्ण रत्नाकर है क्या? बताइएगा इनमें से गलत युग्म कौन सा है? असत्य कथन आपको छांटना है, बताइएगा इनमें से गलत युग्म कौन सा है? 73 का उत्तर लिख करके दीजिएगा सभी। 73 का क्या उत्तर रहेगा? सेवंटी तीनों तो सही है, अंकित जी कह रहे हैं ऊपर के, तो फिर एक ही गलत है। जब इतना ही आपने छांट दिया तो चौथा ही आपका उत्तर होगा। वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना है बच्चों। वर्ण रत्नाकर किन्होंने लिखी है? सर ज्योतिश्वर ठाकुर ने लिखी है, ज्योतिश्वर ठाकुर। और फिर दामोदर शर्मा की रचना या दामोदर उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ध्यान रखिएगा, उक्ति व्यक्ति, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, उक्ति व्यक्ति प्रकरण की बात करें तो यह रचना दामोदर भट्ट की है या दामोदर शर्मा की है। ठीक है, ध्यान रखिएगा प्रकरण जब शब्द आ गया तो यह कौन सा ग्रंथ हो गया? यह व्याकरण ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है? व्याकरण ग्रंथ है। और यह 5 प्रकरणों में लिखा गया है। कितने प्रकरणों में लिखा गया है? 5 प्रकरणों में लिखा गया है। ठीक है, इनमें से गलत युग्म तो दामोदर की वर्ण रत्नाकर नहीं है भाई, दामोदर की तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण है, वर्ण रत्नाकर तो किनकी है? ज्योतिश्वर ठाकुर की है। बिल्कुल अच्छा उत्तर आ रहा है आपका। चलिए, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने काल विभाजन में हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब से माना है? अब नामकरण काल विभाजन वाले प्रश्न आपके आने वाले हैं, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने काल विभाजन में हिंदी साहित्य का प्रारंभ किससे माना है? और आपको यह भी लिख करके भेजना है कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा का इतिहास ग्रंथ का क्या नाम है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा के इतिहास ग्रंथ का क्या नाम है? बताइएगा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा के इतिहास ग्रंथ का क्या नाम है? बताइएगा डॉक्टर रामकुमार वर्मा के इतिहास ग्रंथ का क्या नाम है?
हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, अंकित राठौड़ जी ने उत्तर दे दिया है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास महेश कुमार 750 बता रहे हैं। 750 विक्रमी से माना हिंदी साहित्य का आलोचना देवकी कुर्मी जी का बिल्कुल सभी का उत्तर सही आ रहा है। मैं देख रहा हूं गलत कौन बताएगा। देख, हिना कुरैशी जी 750 बता रही है। तो 750 ध्यान रखना विक्रमी है, और 750 में से आप कितने माइनस करोगे? 750 में से आपने जैसे ही 57 घटाया तो फिर बताओ ये तो क्या है? ये तो विक्रम संवत है, ये तो विक्रम संवत है। फिर बताइए 693। तो आप विकल्प पर ध्यान रखना बच्चों कि विकल्प में पीछे ईस्वी दे रखा है या फिर विक्रम संवत दे रखा है। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा का इतिहास ग्रंथ आपने बता ही दिया है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किनका है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा का है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने काल विभाजन में हिंदी साहित्य का प्रारंभ माना है बच्चों 750 विक्रमी, ध्यान रखना। ईस्वी पूछे तो 693 ईस्वी। ठीक है, आगे अपन बात करें, नेक्स्ट प्रश्न पर बात करें। श्रावकाचार रचना का श्रावकाचार रचना कब लिखी गई है? तो श्रावकाचार रचना आपको पता है देवसेन की है, देवसेन की रचना है। श्रावकाचार देवसेन की रचना है। आगे अपन यहां पर बात करें तो हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है? हिंदी की प्रथम रचना की बात करें श्रावकाचार है, तो उत्तर आपका आ गया है 933 ईस्वी। क्या है? 933 ईस्वी। पूजा कुशवाहा जी कह रही है 933 ईस्वी है सर, बिल्कुल 933 ईस्वी है। 250 दोहे हैं जो श्रावक जो गृहस्थ जीवन से संबंधित है, 250 दोहे हैं। आगे अपन बात करें, अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास कृति किसकी है? क्या रामस्वरूप चतुर्वेदी की है? क्या रामस्वरूप चतुर्वेदी, श्याम सुंदर दास, नलिन विलोचन शर्मा, नगेंद्र सिंह? हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास कृति किसकी है बताइएगा। थोड़ा ये ध्यान रखना, हिंदी के पहले कवि सरहपा माने गए, लेकिन उनकी रचना को हिंदी की प्रथम रचना नहीं माना गया है। और हिंदी के पहले महाकवि आपको पता है चंद बरदाई है। हिंदी का पहला महाकाव्य चंद बरदाई द्वारा लिखा गया क्या है सर? पृथ्वीराज रासो है सर, पृथ्वीराज रासो है। खड़ी बोली का पहला महाकाव्य प्रिय प्रवास है। खड़ी बोली के पहले महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवोध है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवोध है। 76 का ए आंसर आ गया है रामस्वरूप चतुर्वेदी। रामस्वरूप चतुर्वेदी नुपुर जी बी बता रही है। श्याम सुंदर दास तो आपको पता है नागरी प्रचारणी सभा काशी के संस्थापक रहे हैं। सभी का उत्तर लगभग सही आया है, रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी। अगला प्रश्न देखिएगा, बड़ा शानदार प्रश्न है और आपको ध्यानपूर्वक उत्तर देना है, लेकिन ऐसे प्रश्नों को सही करना भी उतना ही आसान होता है। ऐसे प्रश्नों को सही करना भी उतना ही आसान होता है। निम्न इतिहास ग्रंथों को उनके रचना काल से सुमेलित कीजिएगा। तो ये तो इतिहास ग्रंथ हो गए इधर तो, और इधर रचना काल। कौन सा इतिहास ग्रंथ कब लिखा गया? मिश्र बंधु विनोद, शिव सिंह सरोज, इत्सवार्दला लिटरेचर हिंदुस्तानी, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। समय लगेगा बच्चों ना थोड़ा सा, तो पहला इतिहास ग्रंथ मिला लो आप, इत्सवार्दला लिटरेचर हिंदुस्तानी को, इससे उत्तर आ जाएगा। आप देख लेना अभी इत्सवार्दला, तो बताइएगा इसको मिला दो 1839 से, तो गव में क्या गया 4। फिर अपन बात करें यहां पर शिव सिंह सरोज को मिला दीजिएगा। हालांकि इसमें मिस प्रिंटिंग भी है, लेकिन वो पता चल जाएगा आपको क्या मिस प्रिंटिंग है। तो आप गवे में 4 देखो कहां पर है,
यहां पर है ग में 4, वैसे भी उत्तर निकल आया है। मिश्र बंधु विनोद बताइए कब लिखा गया है, शिव सिंह सरोज कब लिखा गया है, तो खवे को मिला दीजिएगा 2 से, तो 2 हो गया। इसके बाद में द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को मिला दीजिएगा आप 1888 से, यानी तीसरे में क्या आएगा, 1 आएगा। बचा क्या है, 3, तो 3 2 4 1 किस में मिलेंगे, 3 2 4 1। इस तरह से आपको लिख लेना चाहिए कि आपने यहां जिस विकल्प को जहां मिलाया उसको यहां आगे लिख लो आप, ताकि आपको फिर छांटने में आसान रहेगी कि यदि क्रम से 3 2 4 1 रहेगा तो 3 2 4 1, फिर ये सा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिएगा, अच्छी तरह समझ लीजिएगा इस प्रश्न को। हाँ, थोड़ा मिसप्रिंटिंग थी, मैंने सही कर दी, 1883 ईस्वी। अगला प्रश्न देखिएगा, एमपी टेट वर्ग 2 हिंदी टेस्ट सीरीज अभी प्रारंभ है, एक ही टेस्ट हुआ है, कल दूसरा टेस्ट होने वाला है, कल दूसरा टेस्ट होने वाला है। 11 टेस्ट हैं, 11 टेस्ट 51 रुपये इसका चार्ज है, और 11 टेस्ट का सॉल्यूशन अपन यूट्यूब पर कर रहे हैं। 11 ही टेस्ट का, यदि एक टेस्ट में 100% भी मान के चलो आप, तो 1100%, और अंतिम 2 टेस्ट तो 120% के हैं, तो 1100%, 11 को 4 से गुना कर दीजिएगा, 1% में 4% और मान लीजिएगा, तो लगभग 3-4 हजार प्रश्न आप यहां से पढ़कर जाओगे। और फिर आप क्या करोगे कि लास्ट में, जैसे ये आज का टेस्ट पूरा हो गया है, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, प्रिंट भी लेना चाहो तो ले लेना, लेकिन रोज रोज प्रिंट आपको लेना उचित नहीं है बच्चों। हो सके तो 5 टेस्ट दे लो, उसकी प्रिंट एक साथ ले लो, फिर 5 दे लो, उसकी एक साथ ले लो, ताकि आपको ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस के लिए भी रहेगी। आगे देखिएगा, विधेयवादी पद्धति के जन्मदाता कौन है, बताइएगा। विधेयवादी पद्धति के जन्मदाता बिल्कुल सरल प्रश्न है, लेकिन इसमें भी समस्या आ सकती है। शुक्ल है, ग्रियर्सन है, हिंगल है, तेन है। विधेयवादी पद्धति के जन्मदाता, वर्ग 1 की परीक्षा के लिए पढ़ रहे हो तो शानदार काम आएगी ये चीजें, ये वर्ग 1 में भी तो आने वाली है देवकी कुर्मी जी, ये वर्ग 1 में भी आना है, ये वर्ग 2 में भी आना है, ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में भी आना है, टीजीटी पीजीटी सब जगह यही आना है। विधेयवादी पद्धति के जन्मदाता, तेन तेन, देखो शिमला जी का उत्तर गलत आ गया है, ए बता रही है, तेन है सर, तेन तेन तेन। देखो बंकर सिंह भी गलत कर चुके हैं, तो आप समझ लो कि सरलता ही, सरल प्रश्न आने पर आप निश्चिंत हो जाते हो कि हाँ बढ़िया काम है, बढ़िया चल रहा है ना। बस सरल प्रश्न आ जाए तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो गए कि अब तो हम आंख बंद करके भी लगाएंगे तब भी उत्तर सही हो जाएगा सर। अरे ऐसे नहीं होता है, प्रश्न जटिल हो चाहे सरल हो, बराबर अंक दे करके जाता है। और मैं कह रहा हूं कि सरल पर तो विशेष ध्यान दे करके सही करना चाहिए, नहीं तो कोसते रहोगे फिर कि वो प्रश्न सही किया होता तो आज मैं सरकारी नौकरी होता। विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किन्होंने किया है, यदि विधेयवादी पद्धति का अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में प्रयोग की बात करें तो आचार्य शुक्ल ने किया है। किन्होंने किया है, आचार्य शुक्ल ने किया है। साहित्य इतिहास लेखन की सर्वश्रेष्ठ पद्धति है, साहित्य इतिहास लेखन की सर्वश्रेष्ठ पद्धति है, साहित्य इतिहास लेखन की सर्वश्रेष्ठ पद्धति है। और इसके जनक तेन है, हिप्पोलाइत तेन है। इसके जनक कौन है, हिप्पो, इसके जनक के बच्चों हिप्पोलाइत तेन है, हिप्पोलाइत तेन। और इस विधेयवादी पद्धति में 3 तत्वों को महत्व दिया जाता है, ध्यान रखिएगा, क्षण है, जाति है और वातावरण है। क्षण है, जाति है, वातावरण है। एक बार ये प्रश्न पूछ लिया था और पूछा गया था कि विधेयवादी पद्धति में कौन सा तत्व नहीं है, तो उसमें विकल्प में दे दिया था बच्चों परंपरा। क्या दे दिया था, परंपरा दे दिया था, तो यह नहीं है। विधेयवादी पद्धति में 3 तत्व हैं, क्षण है, जाति है, वातावरण है, क्या नहीं है, परंपरा नहीं है। आगे देखिएगा, हिंदी साहित्य का इतिहास कृति कब स्वतंत्र रूप में प्रकाशित हुई।
हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य शुक्ल ने लिखा। किन्होंने लिखा? आचार्य शुक्ल ने लिखा। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य शुक्ल ने लिखा। कब लिखा? 1929 में प्रकाशित हुई। 1929 में प्रकाशित हुई। आपको पता है कि 1928 में हिंदी शब्द सागर बनकर तैयार हुआ। हिंदी शब्द सागर बनकर तैयार हुआ। हिंदी शब्द सागर किनके मस्तिष्क की परिकल्पना रही है? तो ध्यान रखिएगा, हिंदी शब्द सागर श्याम सुंदर दास के, हिंदी शब्द सागर श्याम सुंदर दास के मस्तिष्क की परिकल्पना रही है। श्याम सुंदर दास के मस्तिष्क की क्या रही है? कल्पना रही है, परिकल्पना रही है। 1928 में हिंदी शब्द सागर बनकर तैयार हुआ। हिंदी शब्द सागर की भूमिका लिखने का काम आचार्य रामचंद्र शुक्ल को सौंपा गया। हिंदी शब्द सागर की क्या लिखने का काम? हिंदी शब्द सागर की भूमिका लिखने का काम किसको सौंपा गया? आचार्य शुक्ल को सौंपा गया। आचार्य शुक्ल को सौंपा गया। और आचार्य शुक्ल इसकी भूमिका लिखते हैं हिंदी शब्द सागर की। आचार्य शुक्ल हिंदी शब्द सागर की भूमिका लिखते हैं और उसका शीर्षक देते हैं भूमिका का हिंदी साहित्य का विकास। तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका का जो शीर्षक इन्होंने दिया है, उस शीर्षक का नाम है हिंदी साहित्य का विकास। क्या नाम दिया? हिंदी साहित्य का विकास नाम दिया। हिंदी शब्द सागर की भूमिका लिखने का काम आचार्य शुक्ल को दिया। भूमिका का शीर्षक था हिंदी साहित्य का विकास। और जब इसे हिंदी साहित्य का विकास, जब इसे स्वतंत्र रूप से पुस्तक के रूप में प्रकाशित कराया, तो इसी का नाम चेंज करके 1929 में कर दिया हिंदी साहित्य का इतिहास। क्या कर दिया? हिंदी साहित्य का इतिहास। तो एक प्रश्न पूछा जाता है बच्चों, एक प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास किस रूप में लिखा गया? किस रूप में लिखा गया? हिंदी साहित्य का इतिहास किस रूप में लिखा गया? तो फिर आपका उत्तर होगा हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में। हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया है। ठीक है, तो हिंदी साहित्य का इतिहास कृति स्वतंत्र रूप से 1929 में प्रकाशित हुई। ध्यान रखिएगा, इसका जो द्वितीय संस्करण आया था, हिंदी साहित्य इतिहास का द्वितीय संस्करण, वह आया था 1941 में। कब आया था? 1941 में। चलिए, किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया? तो हिंदी शब्द सागर को ध्यान रखना, सॉरी यही तो गलती कराई थी आपसे। हिंदी किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का इतिहास कृति की रचना की गई? बताइएगा 80 का उत्तर क्या है? मैं आपके कमेंट पढ़ता हूं। 80 के प्रश्न का उत्तर क्या? 80 के देवकी जी कह रहे बेच चयन भर्ती परीक्षा वर्ग 1 की कितनी फीस है सर? वर्तिका क्लासेस पर जाइएगा, वहां पर 3 फ्री वीडियो डली है, वहीं भी प्राइस भी लिखी हुई है, उस पर आप जाकर के देख सकते हो, मूल्यांकन कर सकते हो, उसके बाद ही आप कोर्स ले सकते हो। अस्सी का महेश कुमार जी ये बता रहे हैं, पूजा कुशवाहा जी डी बता रही है, शिमला जी डी बता रही है, डी 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 सभी का उत्तर लगभग सही आ गया है। तो हिंदी ग्रंथ की भूमिका के रूप, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में छपा था। किस रूप में छपा था? हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में छपा था। किस विद्वान ने रामचंद्र शुक्ल को हिंदी शब्द सागर की भूमिका लिखने हेतु नियुक्त किया था? अभी मैं बात कर चुका हूं, श्याम सुंदर दास ने नियुक्त किया था। इन्होंने नियुक्त किया था? श्याम सुंदर दास ने नियुक्त किया था। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब से माना है? अभी आ गया था। चलो एक बार उत्तर दे दो इसका। एक आप गलती करते कि नहीं करते हो? जिस प्रश्न का आपने सभी ने सही उत्तर दिया था, वह प्रश्न फिर से आपके समक्ष है। अब बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? अब बताइएगा इसका आंसर क्या होगा पीएसयू प्रश्न का?
82% का उत्तर क्या है? गौरव पाल जी 81 का भी बता रहे हैं, विनोद जी 693, रीना भील जी 993, लक्ष्मी धाकड़ जी ये बता रही है। देखो ये प्रश्न मैंने अभी हाल बताया था आपको, और अभी हाल जस्ट बताया था, फिर भी इतने सारे विद्यार्थी गलतियां कर रहे हैं इसमें। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, सिर्फ उसमें क्या अंतर था, वहां 750 विक्रमी था, वहां 750 विक्रमी था, अब यहां पर ईस्वी दे दिया है यहां पर, तो ये गलती मत करिएगा बच्चों, ये गलती आपको नहीं करना है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ माना है 693 ईस्वी से। कब से माना है? 693 ईस्वी से माना है। किस विद्वान ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ 993 ईस्वी से माना है? आप गलत उत्तर बता रहे थे, अब इसमें बताओ किस विद्वान ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ 993 से माना है? रामचंद्र शुक्ल ने, मिश्र बंधु ने, राम कुमार वर्मा ने, गणपति चंद्रगुप्त ने। 83 का उत्तर क्या है? 83 का उत्तर बताइएगा, 83 का उत्तर क्या है? एटी थ्री का उत्तर क्या है? 83 का सी 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 विनोद जी शुक्ल बता रहे हैं, ज्योति मीना जी 83 का ए बता रही है, परमार जी, मिश्र बंधु, विनोद जी 83 का। कुछ शानदार, जबरदस्त तैयारी आपकी बेहतरीन है, कहना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि आप अच्छी तरह आपने पढ़ाई कर रखी है वास्तव में। किस विद्वान ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ 993, अब देखो यहाँ पर ईस्वी सन दिया है, जबकि आचार्य शुक्ल का इतिहास ग्रंथ अपन पढ़ते हैं तो विक्रम संवत में आता है। इन्होंने हिंदी साहित्य का प्रारंभ 1050 विक्रम संवत से माना है। अब ये विक्रम संवत है, इसमें से आप 57 माइनस करोगे तो फिर बताइएगा 993 ईस्वी, तो 93 ईस्वी। सर जी वर्ग 2 का पेपर एक सब्जेक्ट का एक दिन में हो जाएगा? संभव नहीं है, विद्यार्थी ज्यादा है, 2 या 4 शिफ्ट से कम में नहीं होने वाला है, कम से कम 2, अधिक से अधिक 4 शिफ्ट हो सकती है। नॉर्मलाइजेशन भी होगा, कुछ पर्सन आउट ऑफ सिलेबस भी जाएंगे, क्योंकि जब पेपर एक से ज़्यादा बनता है तो कुछ चीज़ें इधर उधर से लेना पड़ता है। तो किस विद्वान ने, बिल्कुल आचार्य रामचंद्र शुक्ल, क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न देखिएगा, आदि काल को बीज वपन काल नाम किस विद्वान ने दिया? आदि काल को बीज वपन काल नाम किस विद्वान ने दिया, बताइएगा। राहुल सांस्कृत्यायन ने दिया क्या? राहुल सांस्कृत्यायन ने क्या कहा? सिद्ध सामंत काल कहा। क्या कहा? माय नेम हम प्रजापति। राम कुमार वर्मा ने क्या कहा? राम कुमार वर्मा ने कहा है संधि व चारण काल। क्या कहा है? संधि व चारण काल कहा, संधि व चारण काल कहा, चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा। फिर यहां पर देखिएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल कहा, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल कहा। अंधकार काल किन्होंने कहा? अंधकार काल, एक तो ये ध्यान रखना है, एक आपको ध्यान रखना है, आरंभिक और प्रारंभिक में गलती करोगे आप, एक गलती आपसे आरंभिक और प्रारंभिक में हो सकती है, आरंभिक और प्रारंभिक, यहां आपसे एक गलती हो सकती है। और आधार काल में को भी ध्यान रखना है बच्चों, आधार काल, आधार काल, चलिए इनकी बात करते हैं। आधार काल की बात करें तो मोहन अवस्थी, मोहन अवस्थी और सुमन राजे, मोहन अवस्थी और सुमन राजे आदि काल को क्या कहते हैं? आधार काल कहते हैं। प्रारंभिक काल कौन कहते हैं? तो प्रारंभिक काल कहते हैं बच्चों गणपति चंद्रगुप्त। कौन कहते हैं? गणपति चंद्रगुप्त, गणपति चंद्रगुप्त कहते हैं। आरंभिक काल की बात करें तो मिस्र बंधुओं ने कहा, आरंभिक काल किन्होंने कहा? मिस्र बंधुओं ने कहा। और अंधकार काल किन्होंने कहा? तो कमल कुल श्रेष्ठ ने कहा, कमल कुल श्रेष्ठ ने कहा, कमल कुल श्रेष्ठ ने कहा।
आदिकाल को बीजोपन काल किन्होंने कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा। ये गलतियां आपसे करवाएगा, यदि पेपर बनाने वाला यदि आपको चकमा देना चाहे तो यहां दे सकता है। वैसे आप बिल्कुल सावधानी पूर्वक प्रश्न करोगे, चाहे कैसा ही प्रश्न आ जाए, ऐसा मुझे विश्वास है। निम्न में से कौन सा युग्म असुमेलित है? निम्न में से कौन सा युग्म असुमेलित है? बताइएगा, निम्न में से कौन सा युग्म असुमेलित है? सिद्ध सामंत काल की बात करें, राहुल सांकृत्यायन ने, अभी अपन देख चुके हैं। संधि व चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने देख चुके हैं। आदिकाल को आदिकाल नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया, ये देखो ये गलती हो गई। प्रारंभिक काल किन्होंने कहा था? प्रारंभिक काल गणपति चंद्रगुप्त ने। प्रारंभिक काल किन्होंने कहा था? गणपति चंद्रगुप्त। गणपति चंद्रगुप्त। गणपति चंद्रगुप्त। मिस्र बंधुओं ने क्या कहा? तो मिस्र बंधुओं ने कहा आरंभिक काल। क्या कहा? आरंभिक काल। तो निम्न में से कौन सा कथन असुमेलित है? तो असुमेलित आपको पता है, ये वाला ही है। 86वां प्रश्न देखिएगा, रासो शब्द की उत्पत्ति संबंधी कौन सा युग्म असुमेलित है? कौन सा युग्म असुमेलित है? तो बताइएगा फिर। राजा देश किसने कहा? और रासो शब्द के बारे में अपन बात करें, रासो शब्द के बारे में बात करें तो रस, रासो शब्द की व्युत्पत्ति रस से किसने मानी है? राजा देश से किसने मानी है? ये आपको बताना है। तो राजसूय। चलो 86 का उत्तर का मैं इंतजार करता हूं, क्या आप बताते हो? 86 का उत्तर क्या होगा? 86 का बताइएगा। राजा देश ग्रियर्सन ने। किसने कहा? ग्रियर्सन ने। रस की बात करें तो पोपटलाल शाह। पोपटलाल शाह, इन्होंने रासो शब्द की व्युत्पत्ति किससे मानी है? रस से मानी है। तो राजसूय ताशी ने मानी है। रसायन, आप तो बताइएगा, रसायन शब्द आचार्य शुक्ल ने किस ग्रंथ से लिया है? यह प्रश्न शानदार है। रसायन शब्द आचार्य शुक्ल ने किस ग्रंथ से लिया है? रसायन शब्द आचार्य शुक्ल ने किस ग्रंथ का नाम आपको बताना है। तो रसायन शुक्ल, रासो शब्द की व्युत्पत्ति रसायन से शुक्ल ने मानी, ये बात भी सही है। रसिक से नरोत्तम स्वामी ने मानी, ये बात भी सही है। जब तीनों ही बातें सही है तो असुमेलित पूछा था तो कोई नहीं है। इसका विकल्प क्या होगा? डी होगा बच्चों। क्या होगा? डी होगा। विकल्प क्या होगा? डी होगा। फिर लिखना है रास बच्चन सिंह। रास आपको लिखना है बच्चन सिंह। रास आपको लिखना है बिसल देव रासो। परमार जी का उत्तर आ गया, बिसल देव रासो से लिया है। बिसल देव शाबाश। तो ध्यान रखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रसायन शब्द जो लिया है, रसायन शब्द जो लिया है वह बच्चों लिया है बीसल देव रासो से। किससे लिया है? बीसल देव रासो से। किससे लिया है? बीसल देव रासो से। नाल है रसायन आरंभ ही, यदि ये पंक्ति आ जाए नाल है रसायन आरंभ ही, तो समझ लीजिएगा पंक्ति बीसल देव रासो की है। बीसल देव रासो की है। अगला प्रश्न देखिएगा, पृथ्वीराज रासो को सर्वप्रथम अप्रामाणिक घोषित करने वाले विद्वान कौन थे? पृथ्वीराज रासो को सर्वप्रथम अप्रामाणिक घोषित करने वाले विद्वान कौन थे? क्या आचार्य शुक्ल थे? क्या वूलर थे? मुंशी देवी प्रसाद या कविराज श्यामल दास? बताइएगा कौन थे? पृथ्वीराज रासो को सर्वथा, देखो जाली ग्रंथ तो किन्होंने कहा था पृथ्वीराज रासो को? जाली ग्रंथ। तो जाली ग्रंथ तो आचार्य शुक्ल ने कहा। पृथ्वीराज रासो को सर्वप्रथम अप्रामाणिक घोषित किया था
कश्मीर से आपको पता है कि पृथ्वीराज विजय नामक कृति मिली थी। कश्मीर से पृथ्वीराज विजय रचना मिलने पर, हालांकि उलर इसका प्रकाशन करवा रहे थे, पृथ्वीराज रासो का प्रकाशित करवा रहे थे, लेकिन कश्मीर से पृथ्वीराज विजय कृति मिलने के कारण इन्हें इसकी ऐतिहासिकता पर संशय हुआ और उलर ने इसका प्रकाशन बंद करवा दिया। उलर ने इसका, उलन नहीं है, हाँ बिल्कुल, उलर ने इसका प्रकाशन क्या किया, बंद करवा दिया है। बिल्कुल, तो 87 का सही उत्तर हो जाएगा बी। सर जी रसिक तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का रसिक नहीं है बेटा, रासक है। क्या है, रासक, और यही सर्वमान्य मत है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का रासक है, रसिक नहीं है, और यही सर्वमान्य मत है। रासक से किसने माना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किस शब्द की, रासो शब्द की व्युत्पत्ति। हो गया क्लियर देवकी कुर्मी जी। अगला प्रश्न देखिएगा, जैन मत का प्रचार किस राज्य में सर्वाधिक हुआ था? केरल में, गुजरात में, कर्नाटक में, पंजाब में। जैन मत का प्रचार किस राज्य में सर्वाधिक हुआ था? जैन मत का प्रचार किस राज्य में सर्वाधिक हुआ था, बताइएगा। केरल, गुजरात, कर्नाटक, पंजाब। जैन मत का प्रचार किस राज्य में सर्वाधिक हुआ था, बताइएगा। 88 का बी बी बी। गुजरात के कहां पर बताइएगा, गुजरात के काठियावाड़ में हुआ। कहां पर हुआ, गुजरात के काठियावाड़ में हुआ जैन मत का। तो ब विकल्प इसका, नीरज जाटव जी ने लिखा है गुजरात के काठियावाड़ में हुआ, बिल्कुल शानदार। 89% देखिएगा, हिंदी के प्रथम कवि के संबंध में प्रचलित विभिन्न मतों को सम्मिलित कीजिएगा कि हिंदी का पहला कवि किसने किसको माना है। हिंदी का पहला कवि किसको किसने माना है, तो बताइए। अब्दुल रहमान को हिंदी का पहला कवि किन्होंने माना है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। पुष्य या पुंड को किन्होंने माना है, सर चंद्रदास शर्मा गुलेरी ने भी माना है। नहीं, तो यहां पर देखिएगा, स्वयंभू को किन्होंने माना है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। राजा मुंज को कौन मानते हैं, तो यहाँ शुक्ल नहीं है तो फिर ये मानते हैं। और पुष्य या पुंड को कौन मानते हैं, मिश्र बंधु मानते हैं। बताइएगा 89 का सही उत्तर क्या होगा। 89 का सही उत्तर बताइएगा क्या है, 89। बताइए भाई, वैसे मैंने बता ही दिया है। 89 89। अरे थोड़ा दिमाग तो लगाओ। चारों विकल्प देखिएगा भाई, कावा का में दो यहाँ भी है, यहाँ भी है, फिर आप, इसीलिए तो मैंने लिखा था, चाहता तो मैं चारों ही लिख सकता था। देख कौन कौन गलत बताता है, देखो पूजा कुशवाहा जी ये बता रही है, अमित कुमार शुक्ला जी ये बता रहे हैं, गौरव पाल जी ये बता रहे हैं। और बताओ, कुछ गलतियां भी बता रहे हैं, कुछ सही भी बता रहे हैं। एक बार और चेक कर लो। पुष्य या पुंड, तो 2, 4 स्वयंभू, 3 राजा मुंज 1, तो 2 4 3 1। कुछ विद्यार्थियों का गलत आया था, जैसे अंजना जी बी बता रही है शुरुआत में। और पुष्य या पुंड को शिव सिंह सेंगर ने बताया है। अच्छा, पुष्य या पुंड को, अब ध्यान रखना मैं बता रहा हूं, पुष्य या पुंड को हिंदी का पहला कवि सेंगर ने माना है।
किन्होंने माना है, सेंगर ने माना है। किन्होंने माना है, और ध्यान रखना, ग्रियर्सन ने माना है। किन्होंने माना है, ग्रियर्सन ने माना है, और ध्यान रखना मिस्र बंधुओं ने माना है। किन्होंने माना है, मिस्र बंधुओं ने माना है। अब कॉन्सेप्ट क्लियर करो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करो। पुष्य या पुंड को हिंदी का पहला कवि माना है सेंगर ने, ग्रियर्सन ने, मिस्र बंधुओं ने। कोई मिस्टेक नहीं है देवकी जी, कोई मिस्टेक नहीं है, कोई मिस्टेक नहीं है। थोड़ा सा आप आपके नॉलेज में सुधार कीजिएगा और चीजें ऐड कीजिएगा, ठीक है। थोड़ी सी और चीजें ऐड कीजिएगा आपकी नॉलेज में। बहुत अच्छा आपने पढ़ रखा है, बहुत अच्छी चीजों को पढ़ रखा है, लेकिन अब कॉन्सेप्ट क्लियर यहां पर होंगे। आपके जितने भी डाउट हैं वो कॉन्सेप्ट क्लियर आपके यहां होने वाले हैं, ठीक है। 90% पर चलते हैं। हिंदी साहित्य के आरंभ से संबंधित मतों को सुमेलित कीजिएगा। हिंदी साहित्य के आरंभ से संबंधित मतों को, अब मैं सुमेलित भी नहीं कर रहा हूं, आप ध्यान पूर्वक पढ़ करके कॉपी पेन में मैच करो, कुछ भी करो, उत्तर बताइए इसका सही, इसका सही उत्तर बताइएगा। सॉरी बोलने की आवश्यकता नहीं है, गलती नहीं करेंगे सीखेंगे कैसे। तो आप सीखने के लिए आए हो तो बिल्कुल, लेकिन आपने जितना पढ़ रखा है अच्छा पढ़ रखा है, इसमें थोड़ा सा अपडेट करने की और जरूरत है। सबसे पहले उत्तर आया है करणजीत का, देखते हैं सी बता रहे हैं क्या उत्तर है, बाद में मैच करेंगे। ज्योति मीना जी ने बताया है 90 का बी। अभी 2 का उत्तर आया है सिर्फ। अमित कुमार शुक्ला जी सी नंबर 100% लॉक कर दो सर, बिल्कुल। तो सी भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया, डी भी आ गया, ए और बच रहा है, ए बच रहा है बस, को भी लिख दो। उपयुक्त तो सभी मैं लिख देता हूं फिर नीचे, है ना। तो गलतियां तो हो रही है इसका मतलब आपसे, क्योंकि ए ही नहीं लिख रहे हो आपने, डी, अच्छा ए भी लिख दिया है, मंगल लोधा जी ने ए भी लिख दिया है बस। अब मिला लेते हैं अपन बात क्या है। तो अपन बात कर चुके थे, रामचंद्र शुक्ल ईस्वी में दिया है। तो यहाँ पर अपन घ में 4, तो घ में 4 यहाँ भी है, घ में 4 यहाँ भी है, घ में 4 यहाँ भी है, चलो इसको तो कर दो बाहर। 693 की बात करें तो 750, चलो मिला लेते हैं इनको। तो गवे में 2 की बात करें तो ग में 2 यहां भी नहीं है, इसको बाहर करो, ग में 2 यहां भी नहीं, इसको क्या बचा है फिर। 1000 ईस्वी बताइएगा, 1000 ईस्वी की बात करें, लेकिन ये तो मिस्टेक हो गया इसमें शायद, चलो आप भी कंफ्यूज हो गए हो। विकल्प मिस्टेक कर रहे हैं, विकल्प मिस्टेक कर रहे हैं बच्चों। कौन मिस्टेक कर रहे हैं, विकल्प मिस्टेक कर रहे हैं। देखते हैं 90वां प्रश्न। एक 1000 ईस्वी मानने वाले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये तो हो गया पहला। 700 ईस्वी मानने वाले हैं ग्रियर्सन, ये हो गया तीसरा। इसके बाद बात करें 693 ईस्वी दूसरे का, ये हो गया दूसरा, और ये हो गया चौथा। 1 3 2 4, 1 3 2 4, ब विकल्प, कोई मिस्टेक नहीं है, ब विकल्प। बिल्कुल सही उत्तर है आपका, बिल्कुल सही उत्तर है। 91 को देखते हैं अपन। 91 में देखिएगा,
रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल की अंतिम सीमा पूछी है अब आपसे। अंतिम सीमा क्या मानी है? रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल की अंतिम सीमा क्या मानी है? 1318 ईस्वी मानी है क्या, 1418 ईस्वी, 1350 ईस्वी या 1343 ईस्वी? इसमें भी गलतियां हो सकती है, इसमें भी गलतियां हो सकती है। सावधानी पूर्वक उत्तर दीजिएगा 91 का। अब बचे हुए अपने पास कितने परसेंट बचे हैं? 9% बचे हैं। यदि जिनका मन कर रहा है कि सर प्रश्न बहुत शानदार हैं तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। और आपको लगता है कि नहीं हम 2-3 जगह एक ही चीज़ों को पढ़ेंगे, टेस्ट भी देंगे, तो कल दूसरा टेस्ट है। पहला टेस्ट सभी के लिए फ्री था, अब दूसरे टेस्ट से लेकर के 11वें टेस्ट तक 51 रुपये आपको खर्च करने होंगे, तब आप टेस्ट दे पाओगे। नहीं भी आप 51 रुपये खर्च भी नहीं कर पाओ तो वीडियो सॉल्यूशन आपके लिए बिल्कुल फ्री रहेगा। आप आइएगा, 8:30 बजे रोज अपन मिलेंगे, प्रश्नों को लेकर के बात करेंगे, आपकी पढ़ाई को लेकर के बात करेंगे, आपकी रणनीति को लेकर के बात करेंगे, और कोशिश करेंगे कि आपकी जो सफलता की डिस्टेंस है उसको कम किया जाए, उसको कम किया जाए। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1050 से 1375 विक्रमी माना है आदिकाल का समय। आदिकाल का समय क्या माना है? 1050 से 1350 विक्रम संवत माना है। अब इसमें से ईस्वी बनाए तो 57 घटाओ, और यहां भी आपको घटाना है 57 घटाओ। जब 57 यहां पर अपन घटाएं तो यहां पर 993 ईस्वी, तो 993 ईस्वी से आदिकाल का प्रारंभ होता है शुक्ल के अनुसार। इन्होंने आपको पता है सिद्ध और नाथ साहित्य को आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य की परिधि से आरोप कर बाहर ही कर दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य पर धार्मिकता का आरोप लगाते हुए हिंदी साहित्य की परिधि से बाहर कर दिया। तो फिर बताइएगा कि भक्ति काल में तो धार्मिकता और ज्यादा है, तो फिर रामचंद्र शुक्ल को रीति काल से इतिहास लिखना चाहिए था। लेकिन हिंदी साहित्य का प्रारंभ 10वीं सदी से मानते हैं। 1918 आदिकाल की बात हो रही है, 1918 कहाँ आएगा आदिकाल में? आदिकाल 1918 तो आधुनिक काल आ गया। फिर देखिएगा यहां पर 15 में से 7 गए तो 8, 6 में से 5 गए तो 1 और 13, तो 1318 ईस्वी ये अंतिम है। आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है बच्चों कि रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल की अंतिम, तो अंतिम सीमा मानी है 1318 ईस्वी। कितनी मानी है? 1318 ईस्वी मानी है। 92 की बात करें तो किस इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण संकलित है? बड़ा आसान सा प्रश्न है, पहले अपन बात कर चुके हैं। 5000 कवियों का विवरण मिश्र बंधु विनोद में, किसमें है? मिश्र बंधु विनोद में है। बिल्कुल बिल्कुल सही कर लिया नीरज जाटव जी ने, 1318। रीतिकाल की भूमिका, इसकी बात भी आगे हो चुकी है। रीतिकाल की भूमिका लिखी है डॉक्टर नगेंद्र ने। रीतिकाल की भूमिका लिखी है डॉक्टर नगेंद्र ने। 6 नंबर का खंड है, खंड 6। किसका खंड 6? हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास। हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास, हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास नागरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा लिखवाया जा रहा था। 18 खंडों में लिखना प्रस्तावित हुआ था, लेकिन 2 खंड लिख नहीं पाए। कितने खंड लिख पाए? कितने खंड लिख पाए? 16 है। तो 16 में भी ध्यान रखना 6 नंबर का है रीति काव्य की भूमिका। और रीति काव्य की भूमिका किन्होंने लिखी? डॉक्टर नगेंद्र ने लिखी है, डॉक्टर नगेंद्र ने। 94% देखिएगा आदिकाल का सबसे प्रामाणिक साहित्य कौन सा माना जाता है? जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य। आदिकाल का सबसे प्रामाणिक साहित्य कौन सा माना जाता है? आदिकाल का सबसे प्रामाणिक साहित्य कौन सा माना जाता है? जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य। नाइन्टी 94 का सभी का उत्तर सही आएगा। आदिकाल का सबसे प्रामाणिक साहित्य कौन सा माना जाता है? जैन साहित्य माना जाता है। कौन सा साहित्य?
जैन साहित्य। और ये कोई कठिन प्रश्न में लेकर के नहीं आ रहा हूँ, बिल्कुल आपका स्तर अनुसार प्रश्न है। कठिन प्रश्न तो बहुत बनते हैं हिंदी साहित्य में, लेकिन उनसे अपन आप पर एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं लाना चाहता हूँ, मैं आपको निराश नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जो आपको जो के त्यों वहां पर देखने को मिलेंगे परीक्षा हॉल में। पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक रचना मानने वाले विद्वान हैं। पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक रचना मानने वाले विद्वान हैं। अप्रामाणिक रचना मानने वाले विद्वान हैं डॉक्टर उलर। कौन है? डॉक्टर उलर। 95 का आंसर बताइएगा। 95 का क्या आंसर होगा बच्चों? 95 का क्या आंसर होगा? पांच प्रश्न और बचे हैं, 5 प्रश्न का सही उत्तर देकर के जाइएगा। असुमेलित युग्म का चयन करना है। असुमेलित युग्म का चयन करना है। हुमायूं रासो क्या दलपत विजय की है? प्रमाद रासो क्या जगनिक की है? जय मयंक जस चंद्रिका क्या भट्ट केदार की है? या जयचंद प्रकाश क्या भट्ट केदार की है? बताइएगा। असुमेलित युग्म का चयन करना है। 96 का उत्तर क्या होगा? 96 का क्या उत्तर होगा? 96 बताइएगा। 96 का उत्तर क्या है? जय मयंक जस चंद्रिका भट्ट केदार की न होकर के मधुकर कवि की है। किनकी रचना है? मधुकर कवि की रचना है। किनकी रचना है? मधुकर कवि की रचना है। ठीक है। 96 के बाद बात करें 97। 97 की बात करें, गोरखनाथ की साधना पद्धति का नाम बताओ। गोरखनाथ की साधना पद्धति का नाम बताओ। वज्रयानी साधना है, हठ योग साधना है, काल भैरव साधना है, सम्यक साधना है। गोरखनाथ की साधना पद्धति का नाम क्या है? गोरखनाथ की, हाँ बिल्कुल, गोरखनाथ की साधना पद्धति का नाम बताइएगा। गोरखनाथ की साधना पद्धति क्या है? गोरखनाथ की साधना पद्धति क्या है? 95 विद्यार्थी लाइव देख रहे हैं, शायद लाइक कम है। और एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि 2-3 प्रश्न और बचे हैं, इनको कंप्लीट करके जाइएगा। बड़ा मजा आएगा जब अपन किसी काम को कंप्लीट करते हैं अंत तक। गोरखनाथ की साधना पद्धति का नाम क्या है? वज्रयानी साधना, हठ योग साधना, काल भैरव साधना, सम्यक साधना। बताइएगा। संतानियों का बी। रिया जी बी बता रही है। ज्योति मीना जी हठ योग साधना पद्धति कौन सी है? हठ योग साधना पद्धति है। पूजा रघुवंशी जी हठ योग बता, बिल्कुल सभी का उत्तर सही आया है, हठ योग साधना पद्धति। सर्वप्रथम किसने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा? भक्ति काल कल पढ़ेंगे वैसे। तो भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल है। रीति काल ब्रजभाषा का स्वर्ण काल है। खड़ी बोली का स्वर्ण काल छायावाद को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, खड़ी बोली का स्वर्ण काल छायावाद को कहा जाता है। दीपक भील जी लिख रहे हैं, सर के लिए लाइक तो बनता है। यहां पर देखिएगा, आप ध्यान रखना, खड़ी बोली का स्वर्ण काल छायावाद, खड़ी बोली का स्वर्ण काल छायावाद है। सर्वप्रथम किसने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है? तो बताइएगा। जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन। बी भी उत्तर आया है सोनू रोशन जी का। बी नहीं है, सी उत्तर होगा इसका। क्या होगा? सी। 99 प्रथम टेस्ट समापन की ओर है। 100 प्रश्नों की ओर अपन पहुंचने वाले हैं। कीर्ति लता किस भाषा की रचना है? तो कीर्ति लता बार बार बता चुके हो, अवहट्ट भाषा की रचना है। ये रहा शतक। क्या मोबाइल में भी शतक लग रहा है बच्चों का? देखता हूं। 92 विद्यार्थी हैं।
सर आभार आपका जो इतनी रात को हमारे लिए इतना करने। देखिएगा जितना हो पा रहा। अब देखो मैंने ये प्लानिंग की थी कि परीक्षा से पहले पूरे सिलेबस का रिवीजन हो जाना चाहिए, नहीं तो बच्चा क्या करता है कि पूरे पाठ्यक्रम का रिवीजन नहीं करता है। और यहाँ पर मध्य प्रदेश में क्या है कि वर्ग 1 का एग्जाम देखिएगा आप, वर्ग 1 के एग्जाम में काव्य शास्त्र बिल्कुल गौण कर दिया है। यहाँ किसी भी टॉपिक को आधार बना लिया तो उसमें से ज्यादा प्रश्न आएंगे, इसलिए अपन किसी भी टॉपिक को छोड़ नहीं सकते हैं, सभी टॉपिक को बराबर महत्व दे रहे हैं, सभी टॉपिक को बराबर महत्व दे रहे हैं। हिंदी साहित्य इतिहास का वह प्रमुख ग्रंथ जो अभी तक अधूरा है, ये कल भी आया था प्रश्न तो। हिंदी साहित्य इतिहास का वह प्रमुख ग्रंथ जो अभी तक अधूरा है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, मैंने सोचा 100% वह होगा। तो एक तरह का प्रश्न यहां पर बच्चों छूट गया है, पृथ्वीराज रासो को आप ध्यान रखिएगा, पृथ्वीराज रासो को आप ये चीजें अच्छी तरह से पढ़ लेना कि पृथ्वीराज रासो को किसने अप्रामाणिक माना है। एक तो ये ध्यान रखना, पृथ्वीराज रासो को किसने अप्रामाणिक माना है, क्योंकि इस तरह का प्रश्न यहां पर नहीं आया है। पृथ्वीराज रासो ये आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है, पृथ्वीराज रासो को किसने अप्रामाणिक किन्होंने अर्ध प्रामाणिक माना है, इसको याद रखना है आपको, अर्ध प्रामाणिक माना है। और कौन कौन पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानता है, इस तथ्य को आपको खुद को पढ़ लेना है। अब यहां पर कुछ चीजें मैं बता दूं, ज्यादा तो आप याद मत रखिएगा, इनको ही याद कर लीजिएगा। पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानने वाले में आप हिंदी साहित्य लेखन की बात करें, वहां से आप ध्यान रखिएगा, जैसे कौन कौन हो जाएंगे, जैसे गारसा तासी हो गए, या फिर अपन बात करें शिव सिंह सेंगर हो गए, मिश्र बंधु हैं, गिरियर्सन है, तो इन्होंने तो इसको प्रामाणिक माना है। अर्ध प्रामाणिक की बात करते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी करते हैं। इनके साथ एक नाम और ध्यान रखना है, सुनीति कुमार चटर्जी, सुनीति कुमार चटर्जी, सुनीति कुमार चटर्जी को आपको याद रखना है। और फिर आपको अप्रामाणिक में भी दो नाम विशेष याद रखना है, एक तो आपको डॉक्टर उलर, एक तो आपको याद रखना है डॉक्टर उलर, और एक आपको याद रखना है आचार्य शुक्ल। क्या याद रखना है? आचार्य शुक्ल। इस प्रश्न को अच्छी तरह पढ़ करके जाइएगा, स्टडी करना है सर, आपका ही याद करना है, बिल्कुल बिल्कुल। अप्रामाणिक शुक्ल ने माना है। ठीक है विद्यार्थियों, 100 प्रश्न हो चुके हैं, कल मिलते हैं अपन भक्ति काल को लेकर के, और भक्ति काल के भी बहुत शानदार प्रश्न 100% रहेंगे। 50% वीडियो सॉल्यूशन कल रहेगा, 50% का बाद में रहेगा। लेकिन इस बार क्या है कि कल ज्यादातर 50% रहेंगे, वो रहेंगे संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा। अगले 50% जो सॉल्यूशन करेंगे राम काव्य धारा, कृष्ण काव्य धारा के। ठीक है, तो सभी का बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद सर को इतना प्रेम देने के लिए। मिलते हैं कल नेक्स्ट कक्षा में। शुभ रात्रि, गुड नाइट। लगे रहिएगा मेहनत के साथ, कहीं रुकना नहीं, आगे बढ़ते जाइएगा अच्छी सोच के साथ। ओके, गुड नाइट, शुभ रात्रि, धन्यवाद।